तो साथियों कौन कौन सा आंसर सही है कौन कौन सा गलत है उनको हम देखेंगे। कुछ हमारे भाइयों ने भेजा है, देख सकते हैं, उसी के व्हाट्सएप पे मैं डायरेक्टली आपका ये खोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन भेजा गया, और भी क्वेश्चन है ना, आपके भी सीट में अगर आया होगा तो आप देख लीजिएगा ये गलत है कि नहीं है, मैं इसका पूरा रीजन भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और जो साथियों उसके बाद ये आप क्या कीजिएगा, उसको चैलेंज कर सकते हैं, ऐसे फालतू नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये प्रश्न जो पूछा गया है ये आपका 29 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया प्रश्न कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। साथियों पूरा हमने पारिस्थितिकी तंत्र को आपको एग्जाम से पहले करवाया था, उसी से डायरेक्ट ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कह रहा कौन सा सही है। देखिए यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो ये कथन क्या हो गलत, मैंने बोला था यूवी जो विकिरण होता है ये क्या होता है, त्वचा के लिए कैंसर, एक त्वचा कैंसर का ये आपका जिम्मेवार होता है, ठीक है ना। जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है वही आपका ये त्वचा कैंसर के लिए हानिकारक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, ये जीवों के लिए हानिकारक है। फिर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत हो गया। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अनुप्रक्रिया करने वाली यूवी किरण का उत्पाद है, ये भी गलत है, क्योंकि साथियों वायुमंडल के उच्च स्तर पर नहीं, वायुमंडल का उच्च स्तर तो हो गया बहिर्मंडल, है ना, लेकिन जो हमारा जो ओजोन होता है वो आपका समताप मंडल में होता है। क्या होता है, समताप मंडल में होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, उच्च स्तर पर नहीं होता है, ये मिडिल में होता है, समताप में हो गया। फिर बात करते हैं, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 से तीव्रता से घटने लगी, तो ये बिल्कुल सही बात, ये बिल्कुल सही है ना, ये बिल्कुल सही है कि ये हमने आपको कराया था, एनसीईआरटी का डायरेक्ट ये पूछा गया डाटा है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 से घटने लगी, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर हमें 3 ही सही दिख रहा है, लेकिन देखिए 1, 1, 2 क्या है, गलत है, 1, 2 ऑप्शन क्या गलत है, लेकिन रेलवे ने क्या आंसर दिया है, 1 और 3 दिया है ना। और इस भाई ने क्या किया, इस भाई ने इसको अनअटेम्प्ट किया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही किया इन्होंने, क्योंकि रेलवे ने इसका ऑप्शन गलत दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर साथियों होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन साथियों आंसर होना चाहिए, कौन सा सही पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन 3 सिर्फ सही होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये रेलवे ने गलत दिया, तो इस क्वेश्चन को आप जो है एकदम 100% इसको चैलेंज कीजिए, ठीक है ना, ये पूछा गया प्रश्न था। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए ये प्रश्न भेजा गया है हमारे साथियों के द्वारा कि यदि 1000 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाली किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया गया परनोद 50 न्यूटन, जब मैंने आपको गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने परनोद के बारे में आपको पढ़ाया था, तो उसी से ये प्रश्न आपका आया था, ठीक है ना। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में, तो यहाँ पर परनोद पूछ रहा है, आपको पता है कि दाब बराबर सूत्र क्या होता है, दाब ही पूछ रहा है, दाब बराबर क्या होता है, परनोद बटे क्षेत्रफल, क्या होता है साथियों, परनोद बटे क्षेत्रफल होता है। मैंने आपको बताया था जब किसी सतह पर लंबवत बल लगता है उसको हम परनोद कहते हैं। तो साथियों परनोद का वैल्यू 50 न्यूटन दिया है, और आपका क्षेत्रफल कितना दिया साथियों, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए मेरे भाई ने गलती क्या किया है, ये समझ लिए हैं कि इसका आंसर, ये हम क्या बोल रहे थे सर इसका आंसर 5 पास्कल होगा, हमें ये करते हैं, लेकिन इसका आंसर गलत है। देखिए यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो आपको इसको मीटर में बदलना होगा। भाई क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना पड़ेगा ना, तो यही गलती किया है। तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हम इसको इधर ही लिख लेते हैं ना, 1000 को पहले जो है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम क्या करते हैं, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग दीजिए। अब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 बार करेंगे, है ना, अब कटाइए, तो 2 0 1 0 खत्म, 3 0 खत्म, तो क्या बचा 1/10, और 1/10 क्या होता है 0.1, तो 0.1 यहाँ पर आएगा, क्योंकि दशमलव बनाने के लिए ऊपर 1 से भाग देंगे तो खत्म। तो 1 से अगर 500 में भाग दें क्या आएगा, 500 पास्कल आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर रेलवे ने करेक्ट दिया, लेकिन मेरे जो भाई थे वो बोलते हैं नहीं सर इसका आंसर 5 पास्कल होगा, तो ये क्वेश्चन रेलवे ने सही दिया, ठीक है ना। और भी देखते हैं, और भी हम इधर देखते हैं, तो है ना। और ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है डायरेक्ट, देखिए, और मेरे भाई ने एक इसका जो हम पढ़ाए थे ना उसका ये उन्होंने दिया भी है, ये देखिए उन्होंने हमको ये व्हाट्सएप पर भेजा भी, ये देखिए डायरेक्ट हमारे पीडीएफ से ये प्रश्न आया हुआ। देखिए दोस्त ने हमारा क्या लिखा है कि इस प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, लेकिन इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 को ठीक किया गया जो कि सही है, और इसके बारे में आप भी बताए हैं अपने क्लास में, बिल्कुल सही में बताए हैं, लेकिन क्वेश्चन साथियों अलग है ना। ये डायरेक्ट इससे प्रश्न आपका आया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अब ये कौन सा प्रश्न है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना, 1 मिनट दिख जाइए, है ना, ये मिल जाए, 1 मिनट कहाँ गया, हाँ ये आपका प्रश्न है, ये आपका प्रश्न। अब समझते हैं क्या होता है, मैंने आपको मैग्नेटिज्म पूरा पढ़ाया था, उसी से प्रश्न आया हुआ। कह रहा है यहाँ पर साथियों कि लंबे धारावाही चालक तार पर, यानी कोई सीधा चालक तार है, ठीक है, लंबा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यदि हम धारा में वृद्धि करते हैं तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही बात है, हमने आपको बताया था, क्या क्या बोलते हैं इसको, हमने आपको एनिमेशन यानी कि वीडियो के माध्यम से बताया था अच्छे से ना। यदि हम धारा में वृद्धि करेंगे तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि होगा, ये बिल्कुल सही है। ये पूछ क्या रहा है कौन सा सही नहीं है, यहाँ क्या पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फिर कह यदि हम धारा की दिशा को पलट दें तो चुंबक क्षेत्र की दिशा पलट जाएगी, बिल्कुल सही है, ये पॉइंट बिल्कुल सही कर रहा है, पूरा हमने पढ़ाया था। अब क्या कह रहा है जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं तो चुंबक क्षेत्र कम हो जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर हम तार से दूर जाएंगे, तार पर यहाँ पर है तो चुंबक क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है, दूर जाएंगे तो ये क्या होगा, इस संकेंद्र वृत्तों की जो आकार है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा जो है
तीनों हमारा क्या साथियों है, तीनों सही है। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। चौथा देखिए क्या कर रहा है, हम चुंबक क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। लेकिन हमारे भाई ने क्या बोला था कि सर आपने बोला था कि जो आपका चुंबक क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग कर, नहीं, हमने आपको ये नहीं बोला था। तब इसका मतलब आपने PDF वीडियो सही से नहीं देखा। हमने आपको बोला था कि अगर ऐसा बोले ना कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताया था, चुंबक क्षेत्र की दिशा। लेकिन यहाँ वो तर्जनी के बारे में नहीं पूछ रहा, तर्जनी बोलेगा भाई तब आपको देना। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बोला भी, अगर आपको अच्छे से पता हो तो मैंने यहाँ पर आपको बोला भी है, ठीक है मेरे भाई। देखिए एक मिनट, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी अच्छे से, एक मिनट देखिए मैंने यहाँ पर क्या बोला है। देखिए मैंने यहाँ पर आपको दिया था PDF में कि तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा बताती है। यहाँ पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि लंबे चालक तार में पूछ रहा है, इसलिए आप कंफ्यूज कर गए, ठीक है ना। इसलिए जो है ये भी क्वेश्चन रेलवे ने सही दिया है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं है, तो आप गलत इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, लंबे धारावाही चालक तार पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 4 बिल्कुल ये सही है ना। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करते हैं चुंबक क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए, ना कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का खाली नियम पूछे, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम का किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम। और ये प्रश्न देखिए भेजा गया है, ये प्रश्न देखिए कह रहा है कि द्रव्यमान m और वेग v वाली एक वस्तु A की गति 100 जूल है, तो द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि 2m हो गया, तो वेग v वाली वस्तु B की गति ऊर्जा क्या होगी। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान m है, तो हम कह सकते हैं कि ke निकालें, अगर ke निकालें तो क्या होगा, 1/2 mv² होगा, यही होगा। अब देख ke का वैल्यू 100 जूल दिया है, ठीक है ना, 100 जूल को हटाइए, इसे 100 लिखते हैं, तो 1/2 mv² का वैल्यू नहीं दिया है, तो अगर इस 2 को ऐसे गुना करेंगे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 200 से, तो इधर क्या बचेगा mv², यानी कि mv² का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो बोलेंगे सर 200 जूल आ गया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं ये जो कह रहा है, ये तो हम इसका रिलेशन निकाले हैं। अब कह रहा है द्रव्यमान को दुगुना करते जाए, बाकी सब चीज़ वही रहेगा। तो करते हैं फिर से हम, ठीक है, फिर से करते हैं, ke बराबर क्या निकल जाएगा, 1/2 mv² होगा। अब चूंकि यहाँ पर जो 1/2 जो है साथियों, m का मान कितना है, 2 गुना हो गया, अब v² बाकी वही है, तो बोलिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या, mv²। तो mv² का वैल्यू हम कितना निकाले, 200 जूल, तो बिल्कुल 200 जूल इसका सही आंसर, ठीक है ना, ठीक है, 200 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए और भी देखते हैं, तो ये भी सवाल रेलवे ने सही दिया। आगे देखते हैं, और शायद कोई क्वेश्चन नहीं था, और हाँ और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये भी जो हम आपको पढ़ाए थे एग्जाम से पहले, उत्तल अवतल हर एक चीज़ पढ़ाए, तो उसके बारे में प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। मैंने आपको बताया था, अगर आवर्धन का मान 1 है तो वस्तु जो है, अगर आवर्धन का मान 1 है तो वस्तु क्या बनेगा, यानी प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अगर आवर्धन का मान 1 से, यानी m का मान जो है 1 से, m बराबर 1 से बड़ा अगर होगा ना, 1 से बड़ा अगर होगा तो आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अगर m का मान 1 से छोटा होगा तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए m का मान क्या है, m मतलब आवर्धन, तो 1 से बड़ा है ना, तो 1 से बड़ा है मतलब क्या बनेगा, ये आपका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। और बताइए प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा कब बनता है, किस में बनता है, केवल अवतल दर्पण में। तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन क्या लगाया था, इन्होंने ऑप्शन गलती लगाया था, इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इन्होंने दिया। लेकिन ये जो क्वेश्चन भेजा उन्होंने बोला था नहीं इसका उत्तर होगा, नहीं, उत्तल कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। भले यहाँ पर प्लस है, तो प्लस से हमें क्या निर्देश होता है कि आभासी प्रतिबिंब है, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण कभी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। और भी देखते हैं, और ये प्रश्न देखिए, ये बायोलॉजी का पूछा गया है, और लैंगिक जनन से, मैंने एग्जाम के पहले ये पूरा आपको कराया हुआ था, ठीक है ना, और लैंगिक जनन। तो इसको देखते हैं, ये कह रहा है कि एक कोष के जीवों द्वारा, एक कोष के जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। और इन भाई ने सब ने ऑप्शन नंबर 1 लगाया है, और रेलवे ने इसका आंसर केवल विखंडन दिया है। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ, हालांकि बताया है फिर भी बताता हूँ। देखिए एक कोष के जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो एक कोष की विधि साथियों विखंडन किया जाता है। क्या किया जाता है, विखंडन, है ना। विखंडन में कौन कौन होता है, अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया और यूग्लिना, ये सारे विखंडन में आते हैं। जो मुकुलन साथियों होते हैं, मुकुलन के द्वारा कौन करता है, हाइड्रा। तो हाइड्रा साथियों बहुकोष के जीव होते हैं। हाइड्रा क्या होते हैं, बहुकोष के जीव होते हैं, इस बात को ध्यान रखना, है ना। और पुनर्जनन की बात करें, पुनर्जनन में स्पायरोगैरा आता है, लेकिन आपका स्पायरोगैरा तो आपका एक कोष के जीव है, लेकिन जो साथियों आपका जो क्या कहते हैं ये हाइड्रा आता है, हाइड्रा भी पुनर्जनन करता है। तो हाइड्रा तो बहुकोष के जीव होता है, तो यहाँ बात कर रहा है एक कोष के जीव का, तो केवल विखंडन साथी हो जाएगा, ठीक है ना, विखंडन हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन के अनुसार केवल विखंडन सही दिया है इन्होंने। तो ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन थे जो इन्होंने दिया है ना। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास डेली ग्रुप डी के लिए चल ही रहा है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है इस 7857846889 पर आप भेज सकते हैं, फिर उसको मैं सोल्यूशन करा दूँगा, ठीक है। चलिए।